क्या हाल चाल। देखो आज हम करने वाले हैं, ओहो मैंने करने वाले क्या, मैंने तो पहले ही कर दिया सिस्टम। हाँ हाँ, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिए हैं, मैथ्स खत्म कर दिया है क्लास 10 का, अब साइंस खत्म करने वाले हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेनली होती है कि किसी भी चीज का स्वभाव, कि वो कैसा है, कि वो मोटा है पतला है, कि वो कर क्या सकता है, वो ताकतवर है या नहीं, क्या है, क्या उसमें ऐसा क्या है उसमें। ठीक है, वो सब कुछ है फिजिकल प्रॉपर्टी में जानने वाली चीजें। ठीक है, तो जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है हार्ड एंड हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाँ, हार्ड यानी कि भाई समझो, समझ रहे हो ना, हार्ड दमदार कठोर। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी वो होती है कि इसको जल्दी से हम तोड़ नहीं सकते, फाड़ नहीं सकते। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए भी जोर चाहिए। ठीक है, और मेटल जो होते हैं वो होते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में मेटल जो है वो सॉलिड होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं, कुछ जैसे मरकरी हुआ, कुछ होते हैं कुछ मेटल्स जो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में, कुछ मेटल्स पर हम इसमें क्या लगाएंगे, मेजोरिटी फील्ड लगाएंगे, यानी कि मेजोरिटी इन द सेंस कि ज्यादातर मेटल जो है रूम टेम्परेचर में होते हैं सॉलिड। ठीक है, अब जब मेटल है तो मेटल अगर आप किसी 2 मेटल को आपस में बजाओगे यानी बजाओगे, तो उन 2 मेटल्स की आपस में एक साउंड आएगी। अगर तुम मंदिर में जाते हो और मंदिर में घंटी बजाते हो तो उस घंटी की एक साउंड आती है, और वो घंटी जो है कॉपर से बनी होती है। ठीक है, तो यानी कि सोरनेस, यानी कि अगर 2 मेटल्स को हम आपस में टकराते हैं तो क्या होता है कि आवाज आती है। ठीक है, मेटल जो है, एक और चीज, जो मेटल जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और किसकी, हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। अगर मेटल जो है गुड कंडक्टर, अब मेटल जो है गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। यानी कि अगर आप एक मेटल रॉड ले लो, जस्ट 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 ले लो। ठीक है, इधर से अगर मैं इसमें आग लगाता हूं, इस तरफ इसको आग के ऊपर रखता हूं, तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट भी कुछ समय बाद गर्म होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये हीट का एक अच्छा कंडक्टर है, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का भी एक अच्छा कंडक्टर है। अब देखो हीट का अच्छा कंडक्टर है, यानी कि घर में जो भी तुम्हारे हीट वगैरह के लिए तवे हैं, कढ़ाइयाँ हैं, पतीले हैं, वो सारे मेटल से बने हुए हैं। साथ में जो तुम्हारे घर पे वायरिंग की गई है वो सब कुछ कॉपर के साथ की गई है। और सबसे बढ़िया जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है वो होता है, क्या होता है, कॉपर नहीं, वो होता है सिल्वर। लेकिन सिल्वर बहुत महंगा होता है, इसलिए कॉपर यूज करते हैं। ठीक है, अब मेलेबल, मेलेबल इन द सेंस कि अगर तुम कभी देखा होगा तो सिल्वर भी एक मेटल है। लेकिन जब कभी भी हम कोई मिठाई खाते, कोई महंगी मिठाई खाते हैं, काजू कतली टाइप, तो उसमें हमेशा सिल्वर की एक प्लेटिंग दिखती है हमारे को। ठीक है, तो वो प्लेटिंग का मतलब ये है कि जो हमारा मेटल है वो मेलेबल है, यानी कि उसको मार मार के हम शीट जितना पतला कर सकते हैं। ठीक है, मेटल डक्टाइल भी होता है, डक्टाइल इन द सेंस कि मेटल को हम मार मार के इतना पतला कर सकती है कि एक तार बन जाए। लाइव एग्जांपल तुम्हारे घर पे ही है, किस चीज का, वायर्स का। ठीक है, वायर्स के अंदर जो तार है वो कॉपर की बनी हुई है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि डक्टाइल तो है ही है मेटल, मेलेबल भी है, क्यों, क्योंकि मिठाई मिठाई तुमने खाई होगी। ठीक है, अब मेटल्स का एक और जो प्रॉपर्टी है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन द सेंस कि किसी भी मेटल को अगर तुम चाहो, तो किसी भी मेटल को अगर तुमने पिघलाना है, तो उस मेटल को पिघलाने के लिए जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा ऊपर होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा है और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा है। ठीक है, ओके। अब देखो हमारा जो मेटल होता है वो क्या होता है, डेंस होता है। ठीक है, डेंस, डेंस इन द सेंस डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी आपका एक, व्हाट इज डेंसिटी, सबसे पहले वो चीज समझनी है कि डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी समझाऊं तो मैं ये समझा सकता हूं डेंसिटी की, कोई भी मेटल की किसी एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास है, कितना मैटर है, उसे बोला जाता है डेंसिटी। ठीक है, क्या मतलब, द हाउ मच मास इज कंटेन्ड विद इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। मान लो क्या, मान लो कि ये एक मेरे पास मेटल का टुकड़ा है। ठीक है, इधर मेरे को कुछ वॉल्यूम बोला है, इस वॉल्यूम में, इस साइड की वॉल्यूम में मेरे को कुछ बोला गया है। तो
ये जो वॉल्यूम है इधर कितना मास है उस चीज को हम बोलेंगे डेंसिटी पर यूनिट मास। ठीक है, इसको ये बोल सकते हैं पर यूनिट मास। ठीक है, अब देखो डेंसिटी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक वॉल्यूम हमारे को दिया गया है उसमें कितना मास दिया गया है। ठीक है, डेंसिटी वो हुआ। अब जो है हमारा मेटल्स है वो डेंस होते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो लस्चरस लस्चरस लस्चरस, यू नो लस्चरस यानी कि मेटल जो है हमेशा चमकीले होते हैं। तुम सोना देख लो, चांदी देख लो, पीतल देख लो, तांबा देख लो, सब में अपनी एक एक पहचान, एक एक चमक होती है। यानी कि इधर से हम बोल सकते हैं कि मेटल जो है वो लस्चरस होते हैं, यानी कि इनमें एक चमक होती है। ठीक है, अब यहां बोलते हैं सिल्वर ग्रे इन कलर। ठीक है, मेटल यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। समझ गए ना? मेटल जो है मेनली सिल्वर कलर में चमकता है या तो ग्रे में चमकता है। ठीक है, अगर तुम सोने को बोलो कि सोना तो भाई गोल्डन कलर में चमकता है, तो भाई तभी वो तभी तो वो सोना है, तभी तो वो सोना है। अब यहां पर अगर तुम देखो मोस्ट ऑफ द मेटल्स इस कलर में रहेंगे और इस कलर में रहेंगे। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस तो देखो हर जगह होती है। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ ली? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की। मेटल क्या होता है? हार्ड होता है, सॉलिड रहता है उसमें रूम टेम्परेचर में। ठीक है, मेटल्स की साउंड होती है अगर उनको आपस में बजाते हैं। कंडक्टर है अच्छे किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। उनको तो बजा बजा कर शीट्स में कन्वर्ट करा जा सकता है, उनको रगड़ रगड़ के वायर में भी कन्वर्ट करा जा सकता है। मेटल की हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, मेटल जो है डेंस होता है, साथ में मेटल की एक अलग चमक होती है। ठीक है, और यहां पर नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल प्रॉपर उल्टा है किस चीज का? नॉन मेटल प्रॉपर उल्टा है मेटल्स का। ठीक है, अब देखो मेटल्स का यानी कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अगर मैं बताऊं तो देखो नॉन मेटल सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसियस भी होते हैं। ठीक है, लेकिन मेटल केवल और केवल सॉलिड होता है। कुछ एक्सेप्शंस है जो लिक्विड भी होती है मेटल की। ठीक है, ज्यादा चमक नहीं होती है इनमें। ठीक है, साथ में ना इनको तोड़ तोड़ बजा बजा के हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना इनकी कोई चमक होती है। ठीक है, और ना ही इनको अगर हम आपस में बजाएं तो ना इनकी कोई आवाज आती है। ठीक है, यानी कि कोई रिंग टाइप आवाज आती है। ठीक है, यानी कि अगर तुम देखो तो घंटी को बजाओगे तो उसमें टन की आवाज आएगी, और दो रबड़ को आपस में बजाओगे तो उसमें कोई आवाज नहीं आएगी। ठीक है, और बैड कंडक्टर ऑफ किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मैं अपनी 2-3 वीडियो से एक चीज नोटिस कर रहा हूं, मैं ठीक है बहुत बोल रहा हूं। ठीक है ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड अपने पास क्या है? एक्सेप्शंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो मैंने बोला था ना, मैंने बोला था। अब देखो हमने एक्सेप्शन क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी जो मेटल है वो मेटल हार्ड होता है, उसकी क्या है? उसको तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, तो यहां पर एक और एक्सेप्शन आ गई, जो हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये जो है ये चाकू तक से कट सकते हैं, यानी ये एक सॉफ्ट मेटल हो गई। ये हमारी पहली एक्सेप्शन आ गई। दूसरी एक्सेप्शन ये है कि मरकरी जो है वो लिक्विड मेटल है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स है वो मेनली सॉलिड रहते हैं, लेकिन जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। ठीक है, लेड एंड मरकरी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, अब हमने क्या चीज पढ़ी कि भी जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि लेड और मरकरी भी मेटल है पर वो पूरा कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, अब देखो मरकरी एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली फॉर द स्लाइटेस्ट चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज हुआ ना तो मेटल्स भी इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मरकरी एक ऐसा मेटल है जिसमें टेम्परेचर अगर थोड़ा भी चेंज हुआ, यानी इसके हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी एक आ गई एक्सेप्शन। ठीक है, गैलियम एंड सेजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इन दोनों की क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट है। आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट हैज लस्टर। ठीक है, आयोडीन जो है वो क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें हमारे पास है लस्टर। लस्टर इन द सेंस हमारे पास क्या है? चमक। आयोडीन एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी चमकता है। ठीक है, ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्रेफाइट हमारे पास एक मेटल नहीं है। ठीक है, ग्रेफाइट एक कार्बन का क्या एलोट्रॉप है। ठीक है, कार्बन का एलोट्रॉप है, लेकिन ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है।
ठीक है। डायमंड कंडक्ट हीट एंड हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। डायमंड का भी सेम है, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही किसके हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, और दोनों ही, सॉरी, डायमंड जो है हीट कंडक्ट कर सकता है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, ठीक है। ये हमारे कुछ थे एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस, यानी कि जो चीज है तो है, लेकिन भाई मतलब बैठ नहीं रही है, सीधी सीधी बैठ नहीं रही है किसी लॉ में, किसी रूल में, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, मेटल और नॉन मेटल्स की। अब एल्काई मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम रिएक्ट विगरसली विद वाटर एंड ऑक्सीजन और एयर, ठीक है। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी अगर मैं तुम्हारे को एक नॉर्मल उसमें बोलूं ना, एक बिल्कुल छोटे उसमें बोलूं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सबकी वही है जो मेटल्स की होती है। यानी कि जो हमने एसिड व बेस में पढ़ा था ना, कि अगर मेटल को एसिड्स के साथ करते हैं तो क्या होगा, मेटल्स को बेस के साथ करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। जो मेटल्स है वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अब हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन बर्न्ड इन एयर, ठीक है। अब हमारा क्या है, अगर हम मेटल और ऑक्सीजन यानी कि अगर हम मेटल को डायरेक्ट हवा में क्या कर देते हैं, जलाते इन द सेंस कि उसको हम मेल्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब उसको मेल्ट करते हैं तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस जो है वो घूमी हुई है। अगर बहुत सारी गैसेस जो है घूमी हुई है, यानी कि ऑक्सीजन भी होगी उनमें से एक। अब वो ऑक्सीजन जो है उन मेटल के साथ रिएक्ट कर जाती है। अब जब वो उनके साथ रिएक्ट करती है तब हमारे को मिलते हैं मेटल ऑक्साइड्स लाइक NaO। मेटल ऑक्साइड्स मैंने पिछले चैप्टर में समझाया था, मेटल ऑक्साइड्स क्या, मेटल विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहां पर है कि सोडियम और पोटेशियम आर केप्ट इन इमर्स ऑयल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब सोडियम और पोटेशियम है उसको ऑयल में रखा जाता है, क्यों, अब सोडियम और पोटेशियम ऐसे है ना, वो मतलब हवा के साथ रिएक्ट करके ब्लास्ट तक कर सकते हैं। सोडियम और कौन, सोडियम और पोटेशियम, ये तो ऐसे मेटल्स है जिनको अगर पानी दिखा दो या हवा के पास ही रख दो ना थोड़े टाइम के लिए, तो ये थोड़े टाइम बाद आग पकड़ लेंगे और ब्लास्ट कर जाएंगे। इसलिए इनको किसके अंदर रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल के अंदर, ठीक है। अब मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक जो है वो क्या करते हैं, वो एयर के साथ बिल्कुल क्या करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्लो, एकदम स्लो रिएक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि वो ना देखो अपने ऊपर ही एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं किस चीज के लिए, कोरोजन से बचने के लिए। अब कोरोजन क्या थी, फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि किसी भी मेटल का गलना सड़ना, किसी भी मेटल में जंग लगना, उसको क्या बोला जाता है, कोरोजन। अब एक और चीज है कि सिल्वर और प्लेटिनम और गोल्ड, ठीक है, ये तीन चीजें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं कि कैसे भी कर दो वो एयर के साथ रिएक्ट ही नहीं होगी, ठीक है। उसको हम क्या कर सकते हैं, डोंट बर्न और रिएक्ट विद एयर। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम, इनको तुम जला दो कोई टेंशन नहीं, ये एयर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैंने इतना तुम्हारे को अभी तक कुछ बोला नहीं होगा जितना मैंने ठीक है बोल दिया, है ना। अब हमारे पास क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। बेसिक ऑक्साइड्स यानी कि मेटल ऑक्साइड होते क्या है, सबसे पहले मेटल विच रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, या ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या है कि मेटल जो है मेनली किसके साथ करते हैं, वो करते हैं बेस और एसिड के साथ, और उससे क्या बन जाता है हमारे पास, उससे बन जाता है अपने पास सॉल्ट और वाटर। अब सॉल्ट और वाटर बन जाता है तो हमारे पास क्या होता है कि देखो यहां पर अगर तुम देखो कि दे टिपिकली रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस और विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था कि मेटल जो अपने बेसिक उसमें होते हैं, यानी कि वो सॉल्ट बनाएंगे। अब मेटल ऑक्साइड प्लस जब हम वाटर करेंगे, हमारे पास क्या आना चाहिए, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, हमारे पास क्या आना चाहिए, मेटल एज इट इज रह जाएगा OH2, ठीक है। यहां पर H भी दो है, एक O इसका एक O इसका, ठीक है। यानी कि हमारे पास नॉर्मली बन जाएगा मेटल ऑक्साइड को जब वाटर में डालेंगे हमारे पास नॉर्मली कुछ इस प्रकार से एक
इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि अगर मान लो मेटल में मैंने Na यानी सोडियम को किस में डाल दिया, सोडियम ऑक्साइड को अगर मैंने पानी में डाल दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, NaOH2। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा बैलेंस कर दो और अपने पास आंसर आ जाएगा। सेम, देखो सेम, एकदम एकदम सेम ब्रो, एकदम सेम। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल। भाई मैं खुद ठीक है सुन के परेशान हो गया हूं। ठीक है ठीक, अभी ठीक ही लग गया था बोलने। अब है हमारे पास एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। अब नाउ हमारे पास एक और चीज आ चुकी है कि एम्फोटेरिक होता क्या है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा रिकॉलिंग यानी कि थोड़ा सा याद करने का वो है ना दिमाग, तो तुम कुछ याद करोगे एम्फोटेरिक होता क्या है। अब देखो एम्फोटेरिक होता क्या है कि जो चीज एक दो यानी कि ये भी कर रही है वो भी कर रही है, इन द सेंस अब तुम कहोगे भाई ये भी कर रही है वो भी कर रही है, मतलब अब देखो एम्फोटेरिक पता है क्या होता है, सॉरी हाँ, एम्फोटेरिक हमारे पास क्या होता है, ऐसे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल जो एसिड भी बिहेव कर रहे हैं एंड बेस भी बिहेव कर रहे हैं। एसिड की तरह भी बिहेव करेंगे, साथ में बेस की तरह भी बिहेव करेंगे। काफी गंभीर बात है लेकिन समझेंगे। ठीक है, किसकी तरह, एसिड की तरह भी बिहेव कर रहे हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, उन मेटल्स को बोलेंगे हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। अब देखो यहां पर एग्जांपल अगर तुम देखो तो ये कुछ रिएक्शंस है, एज एन एग्जांपल, ठीक है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स तुम्हारे को समझ आ गए क्या है, जो कि एज एन एसिड एंड एज अ बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या है, हमारे पास है रिएक्टिविटी सीरीज। अब तुम सोचोगे यार रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, क्या इसमें, इसमें बहुत कुछ है। इसमें अगर तुम ध्यान दोगे तो बहुत कुछ है। यहां पर सबसे पहली बात यह है कि यहां से नीचे तक ये जो तुम्हारे को एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तुम्हारे को इतना पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, हाई रिएक्टिव कौन है और कम रिएक्टिव कौन है। अब यहां से नीचे से ऊपर को क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, नीचे से ऊपर को। यानी कि जो प्लेटिनम है हमारे पास उसकी रिएक्टिविटी सबसे लो है और जो हमारे पास पोटेशियम है उसकी रिएक्टिविटी सबसे हाई है, ये जी हाई है। हमने बस ये चीज याद करनी है, के बी ए का कब्बा का ना देखो बहुत सारे इसके तरीके हैं याद करने के, लेकिन मेरा जो फेवरेट तरीका था वो कोई ऐसा हाई सेंटेंस या गाना याद करने का नहीं था। मेरा मेनली जो तरीका था वो ये था कि मैं मेरे सिर्फ ये याद रखता था पोटेशियम की रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है और प्लेटिनम सबसे नीचे। इन दोनों के बीच में हमारे पास आयरन आता है। ठीक है, इन दोनों के बीच हमारे पास आयरन आता है, फिर बस हो गया काम। इससे नीचे का मैं अलग से याद कर लेता था, इससे नीचे का मैं अलग से याद कर लेता था, सिंपल। ठीक है, क्योंकि कोई लंबा गाना गुना याद करके मेरे हिसाब से जितनी देर मैं उस गाने को याद करने में लगाऊंगा उतनी देर में मैं ये पूरा याद कर सकता था। क्योंकि देखो गाना तुम्हारा एक रट्टा, जिसे कहते हैं ना, रटने का तरीका हो गया और ये चीज तुम्हारा एक समझने का तरीका हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास है रोस्टिंग। कैसे हैं आप लोग, आज मैं बात करने वाला हूं बिना सॉरी तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी, अरे क्या क्या बोल रहा हूं मैं। ठीक है, रोस्टिंग हमारे पास क्या है। अब रोस्टिंग होता क्या है, रोस्टिंग होता है किसी भी चीज को भूनना, वो तो भाई तुम्हारे को पता है, तुमने क्लास 9th की 8th की इंग्लिश तो पढ़ी होगी। अब रोस्टिंग में ऐसा क्या है भाई जो मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि भाई क्यों बढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं है भाई, इसमें कुछ भी नहीं है। रोस्टिंग क्या है, कन्वर्ट सल्फाइड ओर्स इनटू ऑक्साइड ऑन हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक है,
यानी कि रोस्टिंग से क्या होता है ना, रोस्टिंग अगर तुम किसी भी चीज की करो, किसी भी चीज की रोस्टिंग, यानी कि किसी मेटल को अगर तुम रोस्ट करते हो तो उसमें क्या होता है, जो इम्प्यूरिटीज होती है उस इम्प्यूरिटी को वो रोस्टिंग हटा देती है। अब रोस्टिंग होता क्या है, किसी भी चीज को हीट करना, किसी भी चीज को हीट करना। हीट इन द सेंस कि मान लो मेरे पास एक मेटल है, मेटल की जगह मैंने कढ़ाई बना ली मान लो, ठीक है। इस कढ़ाई के नीचे आग लगी हुई है, यहां पर कुछ लकड़ियां हैं। अब ये क्या है, ये इसको रोस्ट कर रहा है। रोस्ट इन द सेंस की जो भी इसकी इंप्यूरिटीज है वो सारी भून भून तो जाएगी, चलो बढ़िया कोई बात नहीं, लेकिन इस प्रोसेस को रोस्टिंग तो बोला जाएगा नहीं। ये जो हमने इसको भूना है इसको रोस्टिंग बोला जाएगा, लेकिन ये जो सारा प्रोसेस हमने किया है इंप्यूरिटीज को हटाने के लिए, हमारे ऑक्सीडाइज चीजों को हटाने के लिए, उस प्रोसेस को बोला जाएगा कैल्किनेशन। कैल्किनेशन क्या होता है ना, कैल्किनेशन भी आपका थोड़ा थोड़ा रोस्टिंग की तरह होता है। रोस्टिंग किसी चीज को भूनना, ठीक है। कैलकुलेशन क्या होता है कि किसी चीज को हीटिंग से, मान लो कोई चीज है, हीटिंग से किसी चीज को प्योर करना। किसी चीज को, किसी मेटल को अगर मैं हीट करता हूं उसके अंदर के कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हीट करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, उसके अंदर जो ऑक्सीडाइज्ड पोर्शन होता है ना, उसमें क्या होता है, देखो उसमें क्या होता है ना, देखो अगर कोई ऑक्सीडाइज्ड पोर्शन है तो वो थोड़ा ना मतलब आगे क्या कर सकता है, दिक्कत कर सकता है। क्यों? क्योंकि मेटल में अगर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गई, यानी कि वो क्या लेट करती है, वो लीड करती है कोरोजन को, कोरोजन को। तो इस कोरोजन को हटाने के लिए अगर किसी पार्ट में, किसी जगह पर, किसी मेटल के कोरोजन शुरू हो रही है, ऑक्सीडाइजेशन शुरू हो रही है, रिडक्शन शुरू हो रही है, तो उस रिडक्शन को, ऑक्सीडेशन को हटाने के लिए यूज किया जाता है कैल्किनेशन मेथड का। सिंपल, ठीक है। उसको बस थोड़ा सा हीट कर दो और जिस पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रही है उस चीज को ठीक कर दो। अब देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर और स्टीम, यानी कि मेटल को भाप और पानी के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं होता ब्रो। देखो, अगर हम मेटल को पानी के साथ या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं तो ओवर द पीरियड उसमें क्या होता है, ओवर द पीरियड उसमें हमारे पास मिल जाता है हमारे को मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यानी कि हमारे पास देखो, अगर तुम देखो तो हमारे पास पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अब अगर हम मेटल को H2O में डालेंगे तो हमारे जो मेटल है, एम एम में मेटल लिख रहा हूं, तो जो मेटल है उसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो जाएगा और ऑक्सीजन भी। तो कहीं ना कहीं वो कुछ इस प्रकार का बनने शुरू हो जाएगा कि वो OH+H कुछ ऐसा करके वो बनना शुरू हो जाएगा। अब इसमें अगर तुम देखो तो मेटल के साथ ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि मेटल मेटल हाइड्रो ऑक्साइड फॉर्म हो चुका है, जिसमें मेटल भी है, ऑक्सीजन भी है, साथ में हाइड्रोजन भी है। तो अगर हम मेटल को पानी में डालते हैं या स्टीम के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास आ जाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब तुम कहोगे यार रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, यार क्या 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 करना क्या चाहते हो? भाई कुछ नहीं करना चाहते, पिछले में भी हमने कुछ किया था कि मेटल मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है, वो है बेसिक। मेटल जो है वो कैसे होते हैं, बेसिक, एल्कलाइन। अगर मेटल जो है एल्कलाइन है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या फॉर्म कर देगा, एसिड प्लस मेटल हमारे पास क्या फॉर्म कर देता है, हमारे पास ये फॉर्म कर देता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन मेनली गैस फॉर्म में होगी, यार तुम काय को रोते हो, ठीक है। अभी तक मैंने तुम्हारे को क्या क्या समझाया, अभी तक मैं तुम्हारे को कुछ कुछ रिएक्शंस और कुछ कुछ चीजें समझा रहा हूं कि क्या किस प्रकार से होता है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड, हमने कर दिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो मैं तुम्हारे को पहले बोला है कि मेटल का जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज होती है।
अगर मेटल की प्रॉपर्टी हमारे पास बेसिक है तो भाई टेंशन वाली बात क्या है तुम्हारे को, टेंशन तो मेरे हिसाब से तुम्हारे को होनी नहीं चाहिए। अब जो हमारे पास ये इक्वेशंस है, इन इक्वेशंस में अगर तुम्हारे को कोई दिक्कत है, कोई कुछ लगता है, कमेंट छोड़ दो भाई, तुम्हारे को व्हाट्सएप चैनल पे वो दिक्कत भी क्लियर करवा दी जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं। क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे को बोलता हूँ, मैं तुम्हारे को समझा रहा हूँ, ना कि तुम्हारे को एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। एग्जाम की प्रिपरेशन तुम्हारे को खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब से भाई तुम कितना ही कर लोगे, यूट्यूब से तुम सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स ला पाओगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, तो हमारे पास है हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। हाय देखो, इसमें क्या होता है कि मेटल, अगर हमारे पास मान लो इसमें बोला गया है कि एक मेटल है वो रिएक्ट कर रहा है एक अनदर मेटल सॉल्ट के साथ, कि दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर रही है, तो उसको अगर मैं नॉर्मल देखूं तो मेरे पास अगर मान लो एक मेटल है, उसको मैं ए रख देता हूं, दूसरा है मेरे पास सॉल्ट ऑफ बी मेटल, सॉल्ट ऑफ बी मेटल। अब जब मैं ये दो आपस में रिएक्ट होंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा थोड़ा सा ऊपर नीचे का मामला, यानी कि ये जो सॉल्ट है दगाबाजी कर देगा, दगाबाजी इन द सेंस सॉल्ट क्या बन जाएगा, सॉल्ट जो है वो मेटल ए का बन जाएगा और बी जो है वो मेटल बी बन जाएगा। पहले हमारे पास सॉल्ट था मेटल बी का, और हमारे पास नॉर्मल कौन सा मेटल था, ए। अब जब इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाया तब हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास तब बन गया सॉल्ट ऑफ मेटल ए प्लस मेटल ए, सॉल्ट ऑफ मेटल ए प्लस मेटल ए। ये है हमारी रिएक्शन, किसके साथ, मेटल के सॉल्यूशन के साथ, किसके, मेटल के सॉल्यूशन के साथ क्या है हमारा, हमारा है मेटल का सॉल्ट, सिंपल। अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेसिस, अब अगर तुमने अभी तक कुछ समझा होगा, कुछ भी समझा होगा, तो उसमें एक चीज ये है कि हमारे जो मेटल है वो बेसिक टाइप के ही होते हैं। तो अगर बेस है, ठीक है, बेस प्लस बेस, वैसे तो बेस बनना चाहिए, लेकिन 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 मैं तुम्हारे को यहां, सॉरी सॉरी, मैं बहुत यहां इस वर्ड पे थोड़ा सा जोर दिलवा देता हूं, एम्फोटेरिक। क्या वर्ड है, एम्फोटेरिक, इस वर्ड पे थोड़ा सा जोर लगाओ, ज्यादा नहीं, जस्ट थोड़ा सा। तो इस वर्ड पे अगर तुम थोड़ा सा जोर लगाते हो तो यहां से तुम्हारे को पता चलेगा कि एम्फोटेरिक तो वो होते हैं जो एसिड की तरह भी काम करते हैं, बेस की तरह भी काम करते हैं, यानी कि हमारे पास ये एसिड की तरह भी काम कर सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि मेटल प्लस बेस विल गिव राइज टू किसको, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, बस और क्या भाई, छोटी सी बात है। अगर तुम्हारे को स्टिल मैं ये बोलता हूँ ये रिएक्शन समझने हैं, तो इन रिएक्शन को समझने के लिए बस एक कमेंट कर दो यार, तुम लोग कमेंट ही नहीं करते हो तो मैं क्या समझाऊं तुम्हारे को, जो तुम्हारा डाउट हो क्लियर कैसे होगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हम समझेंगे कि एक्सट्रैक्शंस कैसे होती है, एक्सट्रैक्शंस यानी कि मेटल्स को निकाला कैसे जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम ऑकरेंस ऑफ मेटल्स अगर देखें ना, तो मेटल्स किस प्रकार से जो है बनता है, किस प्रकार से हमारे को मिलता है। तो ये जो सारे मेटल्स होते हैं एक मिनरल के फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, मिनरल के फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनको हमारे को मतलब ये जो है इनको हम लोग क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, और रिफाइन कर करके मेटल बना देते हैं, ठीक है। मेटल्स मेनली किस में होते हैं, एक मिनरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, लेकिन जिससे हम इसको ढूंढते हैं उसको बोला जाता है ओर। यानी कि अगर हम आयरन है, आयरन को फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन आयरन हमारे को डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आयरन को अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे को एक रॉ फॉर्म में मिलेगा। अब वो जो रॉ फॉर्म है आयरन का, उसको क्या बोलेंगे, आयरन ओर। सेम वही चीज हो गया आपके अदर मेटल्स के लिए। अदर कौन कौन से मेटल है, आपके सोडियम है, मैग्नीशियम है, मरकरी है, वो सारे मेटल्स हैं। अब चलते हैं हम एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स की ओर। ये तो हमने जाना है कि मेटल होते कहाँ हैं, किस प्रकार से होते हैं, लेकिन अब जानेंगे कि मेटल्स को निकाला कैसे जाता है। अब अगर हम ध्यान लगाए तो जो मेटल्स है या कोई भी ऐसा मिनरल है वो मेनली कहाँ मिलता है, जमीन के नीचे,
यानी कि अगर मैं स्टिल अभी जहां बैठा हूं वहां पर जमीन खोदना शुरू कर दूं ना, तो मैं इतना बोलता हूं कि मेरे को किसी ना किसी मेटल का ओर मिल जाएगा, किसी ना किसी मेटल का ओर मेरे को 100% मिल जाएगा। लेकिन मैं नहीं खोदूंगा, मेरी मर्जी। अब इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से। यहां पर मैंने लिखा है जरा ध्यान से देख, क्योंकि इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इधर सिर्फ इतने कर चार्ट में आगे के 3-4 पेजेस में तुम्हारे को समझा देता हूं। अब हमारे पास सबसे पहले जो मेटल है वो किस फॉर्म में मिलता है हमारे को? मेटल हमारे को मिलता है ओर के फॉर्म में। बहुत बढ़िया। अब जब ओर के फॉर्म में मिलता है तो उधर से हमारे को आगे चेंज करना पड़ता है। कैसे? हमने भी रिएक्टिविटी की थी, तो सबसे ऊपर हमारे पास था पोटेशियम, सबसे नीचे था प्लेटिनम, बीच में था आयरन। अब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, उनको किस प्रकार से हम ढूंढते हैं? अब जो हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनकी हम इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, उनकी हम इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं इजी तौर पर। 1 मिनट, माय माइक, मेरा माइक, सॉरी थोड़ा माइक मेरा ऊपर नीचे हो गया था। अब जब हमारे पास मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी होते हैं तो हम उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? कुछ नहीं भाई, एक कैथोड डालेंगे, एक एनोड डालेंगे मोल्टन स्टेट के। कैसे? मोल्टन स्टेट से। अगर तुम्हारे को पिछला याद हो तो हमने कास्टिक सोडा जिस प्रकार से निकाला था ना कि कैथोड और एनोड, उसी चीज को बोलता है इलेक्ट्रोलिसिस। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। जिसमें हमारे पास दो साइड्स होती है, दो साइड्स होती है, एक पॉजिटिव, मान लो हमारे पास एक बीकर है, इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और दोनों में क्या है? ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? ये पॉजिटिव नेगेटिव है इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर एटम है, कोई भी कुछ भी है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अगर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, यानी कि उनके अंदर चार्ज है। अगर उनके अंदर चार्ज है तो हम यहां से एक चीज बोल सकते हैं कि जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज की ओर अग्रसर होंगे, और जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं प्रोटॉन्स है वो नेगेटिव चार्ज की ओर अग्रसर होंगे। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो हमने इधर इलेक्ट्रोलिसिस कर दी किसकी? मोल्टन ओर की। क्योंकि मैंने तुम्हारे को पहले ही बोला, किसमें बोला? इसमें बोला कि हमारे को वो जिस फॉर्म में मिलते हैं, जो हमारे पास सोर्स होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? ओर। उसको बोला जाता है ओर। तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर हाय रब्बा। अब यहां से क्या होता है? जो हाई, हमारे पास हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, उनकी इलेक्ट्रोसिटी इलेक्ट्रोलिसिस करके हमारे पास आ जाता है प्योर मेटल। अब हम थोड़ा बढ़ते हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी का। अब हमारे को अगर कोई मेटल है लाइक प्लेटिनम, उसकी रिएक्टिविटी लो है, तो उसको ढूंढने के लिए पहले तो हमने उसको ढूंढा, ठीक है, उसका और ढूंढा। फिर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। सेम यहां भी एक, यहां भी एक करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। अब हमारे पास क्या आ गया? प्योर मेटल। क्या आ गया? प्योर मेटल। बस आ गया, ये आ गया, ऐसी है। हमने क्या किया यहां पर? अगर तुम देखो कि जो लो रिएक्टिविटी और हाई रिएक्टिविटी है, उन दोनों की हमने क्या कर दी? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन कौन सी स्टेट की? मोल्टन स्टेट की। कौन सी स्टेट की? मोल्टन स्टेट की। मोल्टन स्टेट इन द सेंस कि जो हमारे को ओर मिला है वो ओर जो है लिक्विड फॉर्म में कर दिया हमने। यानी या तो हमने बहुत ही गर्म कर दिया उसको। लिक्विड किस तरीके से करेंगे? या तो उसको बहुत ही गर्म कर दो कि उसके एटम्स आपस में छूट जाए, है ना। तो हमने उसके जो मोल्टन स्टेट है उसकी क्या कर दी? इलेक्ट्रोलिसिस। जिससे हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया प्योर मेटल। हाई हाई रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी वाले मेटल तो एकदम सेम तरीके से मिलते हैं, ठीक है। लेकिन 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 ब्रो ब्रो यहां पर बात होती है ना। अब देखो, यहां पर मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी जिनकी होती है उनको किस प्रकार से ढूंढा जाता है? अब अगर तुम देखो, जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हमारे पास मेटल होते हैं, कार्बोनेट और एक है हमारे पास सल्फाइड और। हम क्या करते हैं कि
कार्बोनेट ओर और सल्फाइड ओर, उनका क्या करेंगे, जो हमारे पास कार्बोनेट ओर है उसकी कर देंगे कैल्किनेशन, और सल्फाइड ओर की हम कर देंगे रोस्टिंग। कैल्किनेशन और रोस्टिंग जस्ट समझाई थी कि कैल्कुलेशन और रोस्टिंग, इसको आप टाइप ऑफ ये मान सकते हैं कि इनको जस्ट क्या, किसी चीज को भूनना, गर्म करके ठीक करना। ठीक है, अब जब हमारे पास ये आ गया तो हमारे पास आ गया ऑक्साइड ऑफ मेटल। हमारे पास क्या आ गया, ऑक्साइड आ जाएगा, मेटल का ऑक्साइड। हमारे पास सबसे पहले लो रिएक्टिविटी, सॉरी मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल है, हमने क्या किया, कार्बोनेट ओर का क्या कर दिया, कैल्किनेशन, और सल्फाइड ओर जो है आएगा ना हमारे पास, उसकी क्या कर देते हैं हम, रोस्टिंग कर देते हैं। अब इन दोनों को रोस्ट करके या कैल्किनेशन करके हमारे पास क्या आ जाता है, ऑक्साइड ऑफ मेटल। मेटल ऑक्साइड हमारे पास आ जाता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड यानी कि मेटल के साथ ऑक्सीजन। अब जब मेटल ऑक्साइड आ गया तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अगर हमने पढ़ा है तो उसमें हम एक चीज रिकॉल ये कर सकते हैं कि क्या, उसमें एक चीज ये रिकॉल कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन को किस तरीके से हटा सकते हैं। ऑक्सीडेशन को इस तरीके से हटा सकते हैं कि हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं। अब हाइड्रोजन को ऐड करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन, तो हमने क्या करना था कि ये जो मेटल है इसकी रिडक्शन करनी थी, ताकि हमारे पास ऑक्साइड ऑफ मेटल ना बचे, सिर्फ मेटल बचे। तो हम इसकी क्या कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। रिडक्शन करने के बाद हम इसको रिफाइन करते हैं और बस हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मीडियम रिएक्टिविटी वाला मेटल भी आ गया। तो इधर जो है हाई रिएक्टिविटी वाला जो मेटल है और जो लो रिएक्टिविटी वाला मेटल है, उन दोनों को फाइंड करने की, उन दोनों को खोजने की, ढूंढने का जो प्रतिक्रिया है वो एकदम सेम है। लेकिन जो हमारा मेटल और मीडियम रिएक्टिविटी है ना, उनको फाइंड करने की प्रतिक्रिया एकदम अलग है। और वही चीज हमने इधर 3-4 जगहों पर मैंने देख रहे हो, 4 पेजेस में यही चीज की है। ठीक है, लेकिन यहां पर जब हमारी रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है वो मैंने उधर नहीं समझाया। तो अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल किस प्रकार से होगी, जस्ट क्या, इलेक्ट्रोलिसिस ब्रो, इलेक्ट्रोलिसिस। हमारे पास दो होता है, एक कैथोड, इसको प्लस मान लो, और एक एनोड। ठीक है, कैथोड एंड एनोड। अब कैथोड और एनोड में क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, उन पे होता है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये एक लॉ है कि ऑपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो जाते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले, किस पे, पॉजिटिव चार्ज वाले, इसको क्या बोलेंगे आप, मेटल की ओर। इसको हम टाइप ऑफ मेटल ही बोल सकते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड की ओर, नॉट मेटल, रॉड की ओर। और जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं उन पे होते हैं हमारे पास क्या, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वो मेनली नेगेटिव की तरफ जाते हैं, पर इधर जो हमारा मेन काम करता है वो करता है इलेक्ट्रॉन। तो इधर अभी इलेक्ट्रॉन पे ध्यान देंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं कि वो जो है पॉजिटिव चार्ज वाले के पास जाएंगे, और बस हमारा जो मेटल है वो धीरे धीरे करके क्या होने लग जाएगा, रिफाइंड होने लग जाएगा। और ये सारा कुछ पानी के अंदर नहीं होता है, ये सारा कुछ किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर होता है, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, नॉट इन वाटर, नॉट इन वाटर। ठीक है, नाम तो हमने हाइड्रोलिसिस दिया है, लेकिन ये प्योर वाटर नहीं होता है, इसमें हमने कुछ ना कुछ डाला होता है जिसकी वजह से एक सॉल्यूशन बन गया होता है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब यहां पर है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब देखो यहां पर, अब भी ठीक करके देता हूं क्या, हमारे को सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर तुम सभी ने मेरे से क्या था, मतलब अगर पिछला चैप्टर देखा होगा या उससे पिछला चैप्टर देखा होगा, तो उसमें मैंने एक चीज पे ध्यान दिया है, वो है पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में क्या होता है ना, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को एक क्या दिया होता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनके एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होती है। अब एटॉमिक नंबर मेनली होता क्या है कि किसी भी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, कितने न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब यही चीज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं थोड़ा डीपली समझाऊंगा, तो ध्यान से समझना।
अब इसमें क्या होता है ना, हमारे पास शेल दिए गए होते हैं KMLABCDEFG मजाक कर रहा हूं, KMLN। हमारे पास कुछ शेल दिए हुए होते हैं KMLN, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, सॉरी KMLN नहीं है, KLMN, MNOPQ, अरे N। अब यहां पर हमारे पास क्या होता है, शेल किस प्रकार से होते हैं, मान लो ये हमारा क्या है, इधर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो यहां पर बाहर कुछ इस प्रकार से एक, कुछ इस प्रकार से दो, कुछ इस प्रकार से तीन, और कुछ इसी प्रकार से चार, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कितने सेल आगे, एक दो तीन चार सेल आगे। सबसे अंदर वाला हमारे पास होता है के, उससे बाहर एल, उससे बाहर एम, उससे बाहर एन। अब हमारे पास क्या है, के एल एम एन। अब इन सेल्स की एक क्या होती है, इन सेल्स की एक ताकत होती है, इन सेल्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कुछ इलेक्ट्रॉन्स की। तो के सेल में हमेशा हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल सेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एम में 18 हो सकते हैं, एन में 32 हो सकते हैं। अब यहां पर एक और चीज एक्सेप्शन वाली आ गई। क्या चीज है एक्सेप्शन वाली, अब तुम यहां पर अगर एक चीज देखो जो कि एक्सेप्शन वाली है, वो ये है कि के में तो चलो दो है, के में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन एम में आ तो 18 सकते हैं, लेकिन हम मेनली 8 इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। और एन में आ तो 32 सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा कोई अभी तक एटम बना ही नहीं है जो 32 तक फिल हो जाए। तो हम यहां पर क्या लेते हैं, के एल एम एन। यहां पर 18 इस 8 इधर इसलिए लिया जाता है, वैसे तो 18 की कॉन्फ़िगरेशंस है, लेकिन 8 इसलिए लिया जाता है कि अगर हम इधर 18 ले तो कोई भी ऐसा एलिमेंट बचेगा ही नहीं जो एन शेल तक पहुंच पाएगा। कोई भी एलिमेंट ऐसा बचेगा ही नहीं, कोई भी एटम ऐसा बचेगा ही नहीं जिसमें एन शेल होगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम सोचोगे यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ई का चीज होवे, कोई चीज ना होवे। इसमें क्या होवे है कि हमारे को कुछ एटम्स दिए होंगे, क्या दिए होंगे, कुछ एटम्स दिए होंगे। मान लो हमारे को एक कार्बन का एटम दिया है, एक ऑक्सीजन का एटम दिया है। अब हमारे को इनके याद करने हैं कि कार्बन कितने, कार्बन की जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, और ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो इसको जैसे ही हम रिकॉल करते हैं तो मेरे को एकदम से याद आता है कि जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर तो मेरे पास 6 है, ठीक है। ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर 8 है। अब मेरे को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिखी जाएगी, के एल एम एन, इस प्रकार से कॉमा 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 लगा के। तो अगर 6 है, 6 है, 6 में से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स इनको भरना है, हमने इन शेल्स को हमने भरना है, तो पहले शेल में 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बहुत बढ़िया। दूसरे शेल में कितनी कैपेसिटी होती है, 8 की कैपेसिटी होती है, तो दूसरे शेल में 4 चले गए, बढ़िया यार, 2 शेल में काम खत्म हो गया। हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है, 2,4। अब ऑक्सीजन की बारी आई। ऑक्सीजन में भी सेम चीज देखनी है, कैसे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। शेल हमने प्योरली फिल करने हैं, फिल करने हैं, ठीक है, फिल करते करते जाना है। अगर कोई रह जाता है कोई बात नहीं। पहला शेल हमारे पास कितना आ रहा है, 2। जब तक एक शेल हमारा टोटली फिल नहीं हो जाता ना, तब तक हम दूसरे शेल की ओर नहीं बढ़ सकते। 2 यानी कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन के शेल के पास रख दिए। अब अभी ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। एल शेल में 8 की कैपेसिटी है, तो कोई बात नहीं यार, 6 इधर दे देते हैं, सिंपल। सेम अगर मैं करता हूं किसके साथ, पोटेशियम का, पोटेशियम, पोटेशियम हमारे पास होता है के इक्वल्स टू 90। पोटेशियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 19। इसको करते हैं भाई, एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे। के एल एम एन, के हमारे पास 2, बहुत बढ़िया, यानी कि 19 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए किसको, के शेल को।
इसके पास खुद के पास उसके 17 इलेक्ट्रॉन, अगर 17 बचे हैं तो एल में 8 तो आ ही जाएंगे, 8 तो आ जाएंगे। अब इसके पास खुद के पास कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन्स, और एम में कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, एक आ जाएगा एन शेल में। सिंपल, 2881। इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, 2881। अब यहां पर तुम लोग सोचोगे भाई ये क्या सिस्टम हो गया यार, क्या हो क्या गया ये, कुछ नहीं हुआ। देखो यार, के में 2 की कैपेसिटी होती है, तो हम सबसे पहले हमने 2 भरा, जब के फिल हुआ तभी तो एल पे जा पाएंगे। एल में हमारे पास 8 की कैपेसिटी होती है, तो एल में 8 तो भर गया, ठीक है भाई, 8 भर गया, तो जब पूरा भर गया तभी नेक्स्ट पे जा पाएंगे। नेक्स्ट में एम, एम में 18 की कैपेसिटी होती है, लेकिन एम में भी हम 8 इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते, क्योंकि अगर उससे ज्यादा लेंगे तो हमारे पास कोई भी ऐसा एटम, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं रहेगा जिसमें एन शेल आएगा, ठीक है। तो हमने यहां पर एम में ले लिए 8, और एन के लिए हमारे पास एक बचा। हमने ये जो ये नंबर है ना, जैसे पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जस्ट उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे के में से 19 में से 2 गए, कितने बचे, 17, 17 में से 8 गए, कितने बचे, 9, ठीक है, 9 में से 8 गए, कितने बचे, 1, और बस। हाँ सिंपल, इसको जस्ट फिल करता रहना है। हमने कौन कौन से शेल फिल करने हैं, हमने फिल करने हैं के एल एम एन, इन शेल्स को हमने फिल करना है सिंपली। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब हमारे पास आता है आयोनिक कॉम्पाउंड्स। तुम कहोगे आयोनिक कॉम्पाउंड्स, हाँ आयोनिक कॉम्पाउंड्स क्या होता है। अब मैं अगर आयोनिक कॉम्पाउंड्स की बात करूं तो आयोनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास क्या होते हैं। अब देखो आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं ना, अगर तुम किसी भी दो, जैसे पीछे में जाते हैं, इसी पे करके बताता हूं, किसी भी दो अगर मैं उनकी बात करता हूं, दो एटम्स की बात करता हूं, मैं लेता हूं हाइड्रोजन और, नहीं मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन नहीं, मैं लूंगा यहां पर सोडियम प्लस क्लोरीन। अब सोडियम हमारे पास क्या है, सोडियम हमारे पास क्या चीज है, 1 मिनट, ओ ये, हाँ, अब हमारे पास सोडियम होता है NaCl, NaCl क्या हो गया हमारे पास, NaCl तो नमक हो गया। लेकिन ये चीज आपस में कैसे जुड़ती है वो चीज भी समझते हैं, ये चीज आपस में कैसे जुड़ती है वो चीज भी समझते हैं। वो किससे समझेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। अब यहां पर एक चीज होती है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। मैं तुम्हारे को शायद 5th चैप्टर का सिस्टम अभी करा रहा हूं, पर फिर भी तुम्हारे को लीनियर तौर पे समझाता हूं कि मान लो Na हमारे पास क्या होता है, 11 होता है, 11 होता है, तो K में कितना भर जाएगा, 2, KLMN, L में हमारे पास कितना भर जाएगा, 8, M में हमारे पास कितना बन जाएगा, 1, यानी कि 281, 281। क्लोरीन, क्लोरीन का हमारे पास वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का होता है 17, आई थिंक सो 17। अब KLM, 2 इधर बढ़ जाएगा, ठीक है, 8 इधर बढ़ जाएगा, हमारे पास कितना बच गया, जब हमने 2 इधर बढ़ दिया 8 इधर बढ़ गया, मेरे हिसाब से हमारे पास 7 बचता है, तो हम इधर 7 लिख देंगे। अब यहां पर तुम कहोगे ये देखो ये तो ये आ गया। अब यहां पर अगर तुम नॉर्मल देखो तो Na का आउटर मोस्ट शेल क्या आ गया, M, यानी कि इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1, तो मैंने उसको ऐसे यहां पर एक डॉट स्ट्रक्चर से लिख दिया। क्लोरीन, क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल क्या है, M, इधर भी M है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब क्या होगा इधर, अब कुछ तो होना ऐसा चाहिए कि मतलब कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं तेरा हो जाऊं। अब यहां पर क्या होता है ना कि हमसे ज्यादा दिमाग जो है एटम्स में होता है। ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि भाई मैं या तो इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं या तो दे देता हूं। अब यहां पर अगर तुम देखो तो Na के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम खुद दिमाग लगाओ, 1 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा बढ़िया रहेगा या 7 इलेक्ट्रॉन लेना, किसमें कम काम रहेगा, मेरे हिसाब से तो 1 इलेक्ट्रॉन देने में कम काम रहेगा, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन के बिहाफ पे सोचो कि
एक इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा इजी रहेगा या 7 इलेक्ट्रॉन देना ज्यादा इजी रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेना ज्यादा इजी रहेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने म्यूचुअली अपना काम सेट किया। अब इसने क्या किया, एनए ने कहा कि भाई मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन तेरे को दे देता हूं। तो जो भी एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है, ठीक है, डोनेट करता है, वो क्या बन जाता है, दानवीर, यानी कि उस पर एक प्लस आ जाता है। ठीक है। अब क्लोरीन बोलता है भाई दे रहा है तो दे दे, कोई बात नहीं यार, मैं भी भगवान का आशीर्वाद समझ के ले लेता हूं। तो क्लोरीन ने भी वो ले लिया। अब जो एक एटम जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस पे क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज। क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब तुम देखो कि इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बन गई। एन ए की कॉन्फ़िगरेशन, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एन ए पॉजिटिव हमारे पास क्या आ गया, के एल। ठीक है, यानी कि 2 और 8। और हमारे पास सीएल क्या आ गया कि भाई तू दे दे यार, मेरे को एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरी भी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाएगी। तो सीएल हमारे पास ही आ गया। तो यहां से एक बात ये पता चलती है कि जो भी एलिमेंट्स है वो हमेशा अपनी जो है कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करना चाहते हैं। अब यहां पर आयनिक कंपाउंड्स की बात आई थी, तो जैसे मैंने यहां पर समझाया ना कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आयनिक कंपाउंड्स भी यही होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है, जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है, जिन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन दिया होता है या किसी से इलेक्ट्रॉन लिया होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स देखते हैं। अब जो प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड होती है ना, उसमें क्या होता है, एक तो ये होती है कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, यानी कि वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। उनके जो है क्या होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा ज्यादा गर्मी चाहिए उनको पिघलने के लिए। और उनका क्या है कि वो जो है ऐसे ऐसे देखो, ऐसे तो वो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी पे कोई ऐसा असर नहीं दिखाएंगे, लेकिन जैसे वो पानी में उतर गए ना, समंदर में नहाकर और भी नमकीन हो गई हो, पानी में उतर गया पानी में उतर गए ना जी ये आयनिक कंपाउंड्स, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। और अगर इनको मेल्ट भी कर दें तो भी इलेक्ट्रिसिटी काफी अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। और ये क्या है कि आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर एंड पोलर सॉल्वेंट्स। इनको नॉर्मली इजीली क्या है, ये ना पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स पानी में घुल जाते हैं। फिजिकल नेचर देखते हैं। फिजिकल नेचर क्या है कि आयनिक सॉलिड यूजुअली एग्जिस्ट इन रेगुलर वेल डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आयनिक कंपाउंड्स जो है वो क्या होते हैं, वो एक एक ना ठीक एकदम जिसे कहते हैं सटीक उसमें रहते हैं। सटीक इन द सेंस कि वो एकदम सही वाले स्ट्रक्चर में रहते हैं, लाइक दिस स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन मैंने तुम्हारे को बता दी कि अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, सॉरी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन जैसे ही वो पानी में उतर गए ना, जैसे ही वो पानी में उतर गए या फिर उनको पिघला दिया, भाई सिस्टम हिल गया, सिस्टम हिल गया। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देंगे, क्या कर देंगे, कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। अब इसमें हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब तुम्हारे को एक चीज अगर मैं बोलूं ना, तुम्हारे को एक चीज, तो हमारे पास जो मैंने तुम्हारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई, क्या बताई, के एल एम एन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई। अब इसमें क्या होता है ना, जो भी शेल, आउटर मोस्ट शेल यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में, मान लो मेरे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो जिसका K2 है और L क्या है, L भी हमारे पास 5 है। अब यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं एकदम, तो यहां पर क्या चीज है, यहां पर चीज ये है कि जो इसका आउटर मोस्ट शेल है वो एल आएगा। क्यों, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, एल में। ठीक है, तो इसमें हमेशा हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल देखते हैं। अब जिस भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फील्ड होता है ना, उसको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। समझ रहे हो, उसको हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन द सेंस, मैं थोड़ी फ्रिक्शनल उसमें बातें कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब उनको हिलाना मुश्किल हो जाता है। कैसे, अब जब आयनिक कंपाउंड्स है, आयनिक कंपाउंड्स ने कुछ ले दे करके अपने क्या किए होते हैं, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट किए होते हैं। जैसे हमने यहां पर देखा कि Na यानी कि सोडियम ने ले दे करके अपनी
कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट की आउटर मोस्ट की, यानी कि सोडियम की हमारे पास ये आई थी। और सेम हमारे क्लोरीन भाई ने भी किया, क्लोरीन भाई ने भी ले दे करके अपनी आउटर मोस्ट को फुल कर दिया। क्लोरीन ने एक ले लिया, कहते भाई दे दे मेरी फुल हो जाएगी, और अगर तू दे रहा है तो तेरी भी एक कॉन्फ़िगरेशन फुल हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है, इसमें हमेशा यह देखा जाता है किसके पास स्टेबल है, किसके पास स्टेबल है, किसके पास फुलफिल है। अब जब ये फुलफिल हो जाते हैं तो इनको इनको मतलब अपने स्ट्रक्चर से तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर Na के एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स अगर फुलफिल यानी प्रॉपर तरीके से Na के अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है भर चुके हैं, तो वो उनके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि उनको मेल्ट करना, बॉयल करना या फिर उनको तोड़ना, आपस में तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब तक उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम खराब नहीं करते तब तक वो एकदम स्फेरिकल बॉल की तरह रहते हैं। यानी कि इधर से हमारे को एक चीज पता चलती है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भाई, तुम्हारे को मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, अब ये मत बोलना भाई भाया साहब आपने ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताया है, आपने दगाबाजी कर दी। दगाबाज रे है दगाबाज रे, क्या क्या आवाज है, रेलवे में ट्राई करना चाहिए तुम्हारे भाई को, मजाक कर रहा हूं। अब बढ़ते हैं हम एलॉयज की ओर। तुमने ऐसे एलॉय व्हील तो देखे होंगे बहुत, अगर गाड़ी की ओर तुम थोड़ा सा अग्रसर हो ना तो तुम्हारे को पता होगा कि ऐसे एलॉय व्हील्स का फायदा क्या होता है। एक तो देखो एलॉय व्हील्स लाइट वेट होते हैं, ठीक है, इन एलॉय व्हील में रस्ट नहीं लगती। दूसरा ये है कि ये एलॉय व्हील जल्दी टूटते भी नहीं है। तो बस क्या भाई, एलॉयज भी तो यही हुए। एलॉयज मेनली होते क्या है, कोई दो मेटल्स, ठीक है, कोई दो मेटल्स उनको मैंने आपस में मर्ज कर दिया, उनको आपस में मर्ज कर दिया, उससे मैंने एक नया मेटल बना दिया, उससे मैंने एक नया मेटल बना दिया। तो मैं कोई ऐसा क्या डॉक्टर झटका नहीं हूं कि अगर एक नया मेटल बनाया तो मैं उसको एक नाम दे दूं, नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही दो मेटल्स को आपस में मर्ज किया है। और मैंने उन दो मेटल्स को आपस में मर्ज किया है, तो उन दोनों को मर्ज करके प्रोडक्ट मेरे पास आता है, तीसरा मेटल मेरे पास आता है। उसको मैं कोई नाम नहीं दूंगा क्योंकि वो खुद एक एलॉय है। उसको क्या बोला जाएगा, एलॉयज ऑफ टू मेटल्स, एलॉयज ऑफ टू मेटल्स, या फिर अगर मैं तीन मेटल कर दूं एलॉयज ऑफ थ्री मेटल्स। यानी कि मेटल को अगर हम आपस में मर्ज कर देते हैं, आपस में रिएक्ट कर देते हैं, उस रिएक्शन के बाद जो हमारे पास नया मेटल आता है उसी मेटल को हम क्या बोलते हैं, एलॉय। ठीक है, इसी के साथ एलॉयज के हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज। एलॉय पे हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। एलॉय एक तो एलॉय देखो बहुत मतलब ठीक होता है, स्ट्रांग होता है। दूसरा लाइट होता है। तीसरा एलॉय में कोई रस्ट का ऐसा कोई टेंशन नहीं होता क्योंकि इंप्योरिटीज बहुत होती है ना। तो एलॉय जो है हमारे पास एक क्या है, एक ऐसा मीडियम है जो कि हमारे लिए रस्ट फ्री हो सकता है, रस्ट फ्री। इसी के साथ रस्ट की बात हमने शुरू की, हमारे पास आ जाता है कोरोजन। कोरोजन, अब कोरोजन तो यार मेरे हिसाब से जहां तक मेरे को याद आ रहा है पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि कोरोजन वो चीज होती है जो जो क्या मेटल को गालना शुरू कर देती है, खराब करना शुरू कर देती है। यानी कि किसी भी मेटल के खराब होने के पीछे का कारण यही है। किसी भी मेटल को बिल्कुल खत्म करने का कारण यही है। लेकिन कोरोजन होता किस कारण से, रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हमारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, है ना। तो रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से किसी भी मेटल पे कोरोजन होती है। चलो हमने कोरोजन के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन हमने इस चैप्टर में यह पढ़ना है कि कोरोजन की प्रिवेंशन कैसे होती है। अब कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए ना हमारे पास सबसे पहला होता है कोटिंग। अब अगर तुम देखोगे किसी भी हिल स्टेशन में, अगर तुम देखोगे जो हमारी हिल स्टेशन होती है ना, उसमें मेनली हमारे लोहे की रेलिंग्स का यूज किया जाता है रोड साइड में।
अब वो जो लोहे की रेलिंग्स हैं उनको ऐसे भी तो छोड़ सकते थे, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उन पे पेंट किया जाता है। अब पेंट क्यों किया जाता है? ताकि उनकी लाइफ एक लॉन्ग लास्टिंग लाइफ बन जाए, ज्यादा खर्चा टाइम टू टाइम ना करना पड़े, सिर्फ और सिर्फ टाइम टू टाइम ऑयलिंग और ग्रीसिंग से ही क्या हो जाए, पेंट से उस पे कोई क्रोजन नहीं आए। अगर हम किसी भी मेटल पे, किसी भी चीज पे अगर हम पेंट कर देते हैं, जस्ट पेंट कर देते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि कोरोजन जो है काफी हद तक उस चीज पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पे एक लेयर आ चुकी है, एक लेयर आ चुकी है एक अनदर सब्सटेंस की। ये तो आ गया हमारा कोटिंग का। सेकेंड हमारे पास आता है अलोइंग। अलोइंग मैंने अभी आपको बताया था कि दो मेटल्स को मिला करके जो तीसरा मेटल बनेगा उसे क्या बोलते हैं? एलॉय। अब वही चीज हम इसमें प्रिवेंट कर सकते हैं। मान लो मेरे को लोहे का कुछ सामान बनवाना है, लेकिन वो कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए कि उसमें नो रस्ट हो, नो रस्ट हो। तो मैं क्या करूंगा ना, उस लोहे में कुछ अनदर मेटल्स का थोड़ा थोड़ा कुछ अनदर मेटल्स को मेल्ट करके उसमें मिला दूंगा। क्यों? उससे क्या हो जाएगा, उससे एक एक डेफिनेट रेशो में मिलाऊंगा, उससे क्या होगा, उससे एक एलॉय फॉर्म हो जाएगा। अब जब एक एलॉय फॉर्म हो चुका है तो उसे हम कहेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे तो हम उसे आयरन ही। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पार्ट उसमें आयरन का ही यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन उसमें अनदर मेटल्स भी तो मैंने मिक्स किए। तो अगर मैं उसमें अनदर मेटल्स मिक्स किए यानी कि वो तो एलॉय बन गया। तो अगर वो एलॉय बन गया तो उसमें काफी हद तक चांस है कि उसमें रस्ट होगा नहीं, वो कोई भी किसी भी प्रकार का रस्ट नहीं पकड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास गैल्वेनाइजेशन। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होती है ना, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी वो होती है जिसमें मोल्टन जिंक का हम प्रयोग करते हैं। और ये मेनली जो है गैल्वेनाइजेशन किस पे यूज होती है? जो हमारे पास बड़े बड़े शिप्स नहीं होते, शिप्स, इन पे इन पे यूज किया जाता है गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा लोहे या किसी भी मेटल का सामान है उस पे क्या कर देंगे कि जिंक जो है उसे मेल्ट करके उसकी कोटिंग कर देंगे। अब उससे क्या होगा कि जिंक की एक लेयर बन जाएगी उसके ऊपर, और अब अनदर सब्सटेंस की लेयर बन चुकी है तो उसके नीचे वाला सब्सटेंस तब खत्म होगा जब उससे ऊपर वाला सब्सटेंस खत्म होगा। ठीक है, तो यानी कि गैल्वेनाइजेशन से भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कोरोजन की। नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमारे पास मान लो कोई ऐसा चीज है जो ट्रस्ट कैच कर सकता है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी एंड में विद अ वायर एक अनदर मेटल लगा देते हैं जो उससे हाई रिएक्टिविटी का होता है। अब क्योंकि वो हाई रिएक्टिविटी का है तो जो भी रिएक्शन इधर टेक प्लेस होने थे वो रिएक्शन इधर टेक प्लेस होने से पहले इधर हो जाते हैं, और जब तक इधर हो जाते हैं उतने में इस पॉइंट को वापस से चेंज कर दिया जाता है। अब एक और आती है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अब सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में क्या होता है, सॉरी मैंने तुम्हारे को अभी 1 मिनट हाँ, अभी मैंने तुम्हारे को सैक्रिफिशियल वो बताया कि किस प्रकार से एक हाईली रिएक्टिव वो लगाते हैं, उसे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमारा जैसे ये है एक लोहा है, उसकी एंड में एक छोटा सा करंट लगा देंगे, छोटा सा करंट, ठीक है, करंट CURRENT, करंट, बस छोटा सा करंट छोड़ देंगे। अब उस करंट से क्या होगा, जब वो करंट उसमें पास हो ही रहा है तो उसमें जो है रिएक्शन इतने जल्दी टेक प्लेस नहीं कर पाएंगे। अब जो उसमें रिएक्शन को टेक प्लेस ही नहीं कर पाएगा तो कोरोजन क्या है, कोरोजन भी तो रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से ही हो रहा है। अब जो उसमें रेडॉक्स रिएक्शन ही नहीं हो रहा है तो कोरोजन कैसे होगा? बस खत्म। हमने क्या क्या पढ़ा, कोटिंग पढ़ लिया, एलोइंग पढ़ लिया, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। अभी मैं बोल रहा हूं कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं लग रही तो कमेंट कर दो। साथ ही साथ ये बोल रहा हूं कि सितंबर या अक्टूबर तक तुम्हारा क्लास 10th का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साइंस के बाद इंग्लिश की सीरीज आएगी, इंग्लिश के बाद सोशल स्टडीज की सीरीज आएगी, उसी के बाद सीरीज खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, लॉन्ग वीडियो सीरीज खत्म होगी, शॉर्ट वीडियो सीरीज कुछ इस प्रकार की आएगी कि तुम्हारे को नॉलेज से वो सीरीज भर देगी। चलो कोई नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन आंसर, उनको रोक करके तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये
तो इसमें जितना भी मैंने कराया है उस सभी के मैंने आंसर लिख दिए हैं कि क्या क्या आंसर इस सब कुछ में है। इसमें एक का आंसर लिख गया लाइक द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एंड ऑक्सीजन। चलो भाई ये कर लेते हैं। सोडियम क्या हुआ हमारे पास, सोडियम एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने पास क्या है और सोडियम अपने पास क्या है, Na। Na अपने पास होता है सोडियम, SO। बहुत बच्चे जो है सोडियम को SO लिख देते हैं। तो हमारे पास Na, सबसे पहले हमारे को यहां पर मेरे को एकदम से दिखा, यहां पर मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, O इक्वल्स टू ओ का कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन, ओ का इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या है, ओ का इलेक्ट्रॉनिक नंबर मेरे हिसाब से 8 है। अगर 8 है तो यहां पर मैं भर देता हूं, के शेल पे मेरे पास आ जाएगा, के शेल पे मेरे पास 2 आ जाएगा, एल शेल पे मेरे पास 6 आ जाएगा। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। सोडियम का मैं भरता हूं Na मेरे पास 11 होता है, तो के शेल पे 2 आ जाएगा, एल शेल पे मेरे पास 8 आ जाएगा और एम शेल पे मेरे पास उससे 1 आ जाएगा। बस ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई हो तो गया, लेकिन हमारे को बोला गया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, जो ये वाला स्ट्रक्चर मैंने तुम्हारे को बताया था। इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 6, यानी कि आउटर मोस्ट में 6 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है। किस चीज में बताया था मैं, शायद NaCl वाले उसमें बताया जब तुम्हारे को आयंस को मैं समझा रहा था। ठीक है। अब इसमें एक और चीज जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि जब भी तुम इस प्रकार के डॉट लगा रहे हो तब तुमने ऐसे करके डॉट नहीं लगा रहे हैं 1 2 3 4, नहीं, तुम्हारे को क्लॉक वाइज ही चलना पड़ेगा, पर एक एक करके। एक यहां है, एक दो, एक यहां आ जाएगा, एक यहाँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करके। और इसमें मैक्स टू मैक्स कितने होते हैं, 8, मैक्स टू मैक्स 8। अब Na के आउटर मोस्ट में कितना है, 1, यानी कि इसका स्ट्रक्चर बन गया ये सिंपल इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखते जाइए सर, देखते जाइए, जहां जहां क्वेश्चन है मैंने वहां वहां सारा कुछ कर दिया है। इसी के साथ मैं बोलूंगा भाई अगर चैनल पे नए हो ना तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना, और भाई कमेंट में जरूर लिख देना कि तुम्हारे को वीडियोस पसंद आ भी रही हैं या नहीं। और इसी के बाद मैं ये बोलने वाला हूं कि एक ऐसी सीरीज चलने वाली है शॉर्ट वीडियोस में ही, जहां पर तुम्हारे को भाई मजा सा आ जाएगा। मिलते हैं, ये लास्ट स्लाइड थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय माता दी, लेट्स रॉक। कमेंट में लिख दो जय माता दी, या कुछ इस प्रकार से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।